सभी को नमस्कार। आप सभी का स्वागत है ऑनलाइन क्लासेस में। आज हम आरोह भाग 2 12वीं कक्षा के लिए पतंग नामक कविता की सप्रसंग व्याख्या करेंगे, जिसके कवि आलोक धनवा जी हैं, जिनके जीवन परिचय और साहित्यिक विशेषताओं से हम परिचित हो चुके हैं। पूरा वीडियो में आप देख सकते हैं। अब चलते हैं कविता की ओर। आपको मैं पहले भी बता चुका हूं कि काव्यखंड से ही आपका जीवन परिचय और साहित्यिक विशेषताएं जो हैं पूछी जाएंगी। प्रथम जो हमारे कवि रहे हैं हरिवंश राय बच्चन जी, और दूसरे आलोक धनवा जी का हम जीवन परिचय पढ़ चुके हैं। दोनों को याद करें, लिखें। अब चलते हैं कविता की सप्रसंग व्याख्या करने के लिए। तो शुरू करते हैं। सुने जो आपने लिखना है और याद करना है। सबसे तेज बौछारें गई भादो गया। तो यहाँ पर भादो का जिक्र आया है। भादो महीना हिंदी पंचांग के अनुसार, हिंदी कैलेंडर के अनुसार महीना भादो ये श्रावण के बाद आता है। अगर आपको इसमें फिर भी दिक्कत है तो मैं इससे पहले कविता की सप्रसंग व्याख्या करने से पहले आपको हिंदी पंचांग पढ़ाना चाहूँगा, ताकि आप कभी ऐसे प्रश्नों से जिसमें हिंदी कैलेंडर या हिंदी महीनों के नाम आपके सामने आएँ तो आप परेशान ना हों। तो प्यारे बच्चों, देखें हिंदी कैलेंडर मैं आपको बताना चाहूँगा। देखिए, सबसे पहले हमारे हिंदी कैलेंडर में चैत्र से महीना शुरू होता है, यानी मार्च अप्रैल में चैत्र पड़ता है। हिंदी पंचांग या हिंदी जो कैलेंडर है, महीना है, वह चैत्र से शुरू होगा, जो मार्च अप्रैल में पड़ेगा। उसके बाद बैसाख आता है अप्रैल मई में। ज्येष्ठ आता है मई जून में, यानी ग्रीष्म काल अवकाश जो है ज्येष्ठ में जेठ बोलते हैं हरियाणवी भाषा में। आषाढ़ को षाढ़ बोलते हैं, वैसे आषाढ़ आप लिखते हैं, जून जुलाई में पड़ता है। श्रावण बारिश के दिन जो आते हैं, सावण जिसको ग्रामीण क्षेत्रों में सावण कहा जाता है, जुलाई अगस्त में पड़ता है। उसके बाद भाद्रपद यानी भादो, जिसका कविता में जिक्र किया गया है, ये यहाँ से आप देखेंगे भादो अगस्त सितंबर में पड़ता है। बारिश के दिनों के बाद सुहावने दिन आ जाते हैं। आश्विन, उसके बाद सितंबर अक्टूबर, कार्तिक अक्टूबर नवंबर, मार्गशीर्ष नवंबर दिसंबर, पौष दिसंबर जनवरी, माघ जनवरी फरवरी, और फाल्गुन यानी फागुन। तो ये फागुन जो है हमारा अंतिम हिंदी महीना होता है, फरवरी मार्च में पड़ता है। ये 2 महीने का संयोग इसलिए बनता है क्योंकि हिंदी जो संवत है, पंचांग है, कैलेंडर है, उसमें कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष जो हैं 15-15 दिन के होते हैं, और वो अंग्रेजी कैलेंडर से भिन्न होते हैं। अतः 15 तारीख या किसी भी तिथि को जो है हमारा महीना शुरू हो सकता है, वो अंग्रेजी कैलेंडर से, अंग्रेजी जो महीनों के नाम हैं उनसे भिन्न होगा। तो हम बात कर रहे हैं आज भादो महीना की। भाद्रपद जो अगस्त सितंबर में आता है, श्रावण के बाद जो बारिश मानसून आती है, आषाढ़ श्रावण में आती है, जुलाई अगस्त में। तो उसके बाद जो महीना आता है उसका जिक्र कवि ने किया है। तो चलते हैं कविता की ओर, ध्यान से सुनेंगे, पढ़ेंगे। तो देखिए कवि क्या कहता है। सबसे तेज बौछारें गई भादो गया। कवि कहता है कि अब भादो का महीना बीत चुका है। श्रावण जो सावण जिसको आप हिंदी हरियाणवी क्षेत्रीय भाषा में बोलते हैं, उसके बाद भादो आता है, और भादो बीत चुका है। सवेरा हुआ, उसके बाद जो सवेरा हुआ है, सबसे तेज बौछारें गई। यहाँ से देखिए आप, कवि कहना चाहता है जो बारिश के दिन थे, यानी मूसलाधार वर्षा की तेज बौछारें जो हैं वो बंद हो चुकी हैं। उसके बाद भादो जा चुका है,
भादों का महीना बीत चुका है, यानी वर्षा वाले दिन जो हैं जा चुके हैं। सवेरा हुआ, उसके बाद जो सवेरा होता है, सुबह होती है, खरगोश की आंखों जैसा लाल सवेरा वैसा है जैसे खुले आकाश में खरगोश की आंखों जैसा लाल सवेरा प्रतीत होता है। कवि कहना चाहता है कि अब आसमान साफ है और आकाश में खरगोश की आंखों जैसा लाल सवेरा हो रहा है, यानी सूर्य उदय होता है तो लालिमा छा जाती है। उसी के संदर्भ में ये कवि ने कहा है। शरद आया पुलों को पार करते हुए। आगे शरद ऋतु यानी शरदी ऋतु की बात करते हैं। तो शरद का आगमन जो है आया पुलों को पार करते हुए। ऐसा प्रतीत हो रहा है, ऐसा लगता है, कवि कहता है, मानो शरद रूपी मनुष्य पुलों को पार करता हुआ आ रहा है, नदी नालों के पुलों को पार करता हुआ आ रहा है। अब देखिए यहाँ शरद ऋतु का मानवीकरण कवि ने बहुत सुंदर किया है। शरद ऋतु का आगमन जो है वो मनुष्य की तरह जो पुलों को पार करता हुआ आ रहा है दिखाया है। अपनी नई चमकीली साइकिल तेज चलाते हुए, यह अपनी नई चमकीली साइकिल को तेजी से चला रहा है, ऐसा महसूस कवि करता है। कहता है, घंटी बजाते हुए जोर जोर से चमकीले इशारों से बुलाते हुए पतंग उड़ाने वाले बच्चों के झुंड को। कवि कहता है कि यह ऐसा प्रतीत होता है, ऐसा लगता है कि शरद जो है अपनी घंटी ज़ोर ज़ोर से बजा रहा है, यानी आसमान में घंटियाँ बज रही हैं, शोर हो रहा है और चमकीले इशारों से वह झुंड को, पतंग उड़ाने वाले बच्चों के झुंड को चमकीले इशारों से बुला रहा है। ऐसा कवि कल्पना करता है, कवि की कल्पना है। बड़ा सुंदर वर्णन मानवीयकरण किया है शरद ऋतु का कवि ने। तो आप लिखेंगे, शरद ऋतु अपनी तेज साइकिल बजाते हुए तेज़ी से चला आ रहा प्रतीत होता है, जो मनुष्य की तरह घंटी बजाते हुए ज़ोर ज़ोर से अपने चमकीले इशारों से बच्चों को पतंग उड़ाने के लिए प्रेरित कर रहा है, यानी आसमान बिल्कुल साफ हो जाता है। आकाश को इतना मुलायम बनाते हुए कि पतंग ऊपर उठ सके, और ऐसे में बच्चे आसानी से पतंग को ऊपर उठा सकें। आकाश को इतना मुलायम कोमल बना दिया है। इस ऋतु ने आकाश को बिल्कुल कोमल बनाया हुआ है, यानी आसमान साफ है। आगे देखिए कि पतंग ऊपर उठ सके, कि अब बच्चे पतंग आसानी से ऊपर उड़ा सकते हैं, दुनिया की सबसे हल्की और रंगीन चीज़ उड़ सके। आगे कवि कहता है कि जो पतंग है दुनिया की सबसे हल्की और रंगीन चीज़ है, वो आसमान में उड़ सके। दुनिया की सबसे पतला कागज़ उड़ सके। यह दुनिया का सबसे पतला कागज़ होता है, पतला कागज़ माना है जो आसानी से उड़ सकता है। बाँस की सबसे पतली कमानी उड़ सके। आगे कवि कहता है कि इस आकाश इतना मुलायम है ताकि बच्चों की वह बाँस की बनी हुई हल्की और रंगीन वस्तु आसमान में आसानी से उड़ सकें, कि शुरू हो सकें सीटियाँ और किलकारियों तथा तितलियों की इतनी नाजुक दुनिया। कवि कहना चाहता है कि जब ये बच्चे शरद ऋतु में पतंग उड़ाते हैं तो उनकी सीटियाँ, बच्चों की किलकारियाँ और रंग बिरंगी जो पतंगे उड़ती हैं, ऐसा लगता है मानो तितलियों की कोमल दुनिया बन गई है। क्योंकि रंग बिरंगे पतंग जो हैं बच्चे उड़ाते हैं, तो वहाँ तितलियों के साथ तुलना की है। तो तितलियों की एक कोमल दुनिया कवि ने कल्पना की है, कि बच्चे जो हैं शोर शराबा करते हैं, सीटियाँ बजाते हैं, किलकारियाँ लगाते हैं, और ऐसे में आसमान में रंग बिरंगे तितलियों की तरह पतंगे उड़ रही हैं, अपनी एक कोमल, एक नाजुक दुनिया बनाए हुए हैं। आगे देखिए, जन्म से ही लाते हैं वह अपने साथ कपास। देखिए कवि कहना चाहता है कि बच्चे जन्म से ही अपने साथ कपास लाते हैं, अर्थात बच्चे जन्म से ही कोमल होते हैं। कपास कोमलता का प्रतीक है, यानी कपास मुलायम होती है, कोमल होती है, वैसे ही बच्चे भी कपास के समान कोमल हैं। पृथ्वी घूमती हुई आती है उनके बेचैन पैरों के पास, और पतंग उड़ाते हुए दौड़ते हुए उनकी ऐसा महसूस होता है कि पृथ्वी घूमती हुई तेज़ी से आगे पीछे उनकी
पृथ्वी जो है उनके चंचल पैरों के पास आती हुई प्रतीत होती है। जब वे बेसुध दौड़ते हैं, बेसुध छतों को भी नरम बनाते हुए। कवि कहता है वे दौड़ते हैं पतंग उड़ाते हुए, बच्चे इतने उल्लास से भरे होते हैं कि वे बेसुध हो जाते हैं, यानी उनको होश नहीं रहता। छतों को नरम बनाते हुए, छतें भी, कठोर छतें भी नरम प्रतीत होती हैं, यानी बच्चों के साथ साथ छतें भी कोमल हो जाती हैं, नरम प्रतीत होती हैं। दिशाओं को मृदंग की तरह बजाते हुए, मृदंग होता नगाड़ा, ढोल, तो याद रखेंगे। कवि आगे कहता है कि बच्चे जब पतंग उड़ाते हैं, शोर शराबा करते हैं, ऐसा प्रतीत होता है कि चारों ओर मृदंग, ढोल आदि बज रहे हैं। यानी जब बच्चे जो हैं पतंग उड़ाते हैं तो प्राय ऐसा महसूस होता है कि चारों तरफ, चारों दिशाओं में मृदंग की आवाज़ आ रही हो। जब वे पेंग भरते चले आते हैं, जब वे अपनी पेंग भरते हैं, अपनी पतंग को ऊपर उठाते हैं, डाल की तरह लचीले वेग से, अक्सर जिस प्रकार से डालियाँ जो हैं लचीली होती हैं, वैसे ही लचीले वेग से वे अक्सर अपनी पतंगों को ऊपर उड़ाने की कोशिश करते हैं। तो ऐसा वातावरण हो जाता है कि चारों तरफ मृदंग की आवाज़ आ रही हो, यानी ढोल नगाड़े बज रहे हों। उनकी किलकारियाँ और शोर शराबे से आसमान जो है उल्लास से भरा हुआ प्रतीत होता है, ऐसा आप लिखेंगे। आगे देखिए, अंतिम कुछ पंक्तियाँ हमारी रहती हैं, वो पढ़ेंगे हम। आकाश के खतरनाक किनारों तक उस समय गिरने से बचाता है उन्हें सिर्फ उनके रोमांचित शरीर का संगीत। कवि क्या कहना चाहता है कि पतंग उड़ाते समय बच्चे लचीले वेग से छतों के किनारे तक पहुंच जाते हैं, तब खतरनाक किनारों तक पहुंचने पर उस समय गिरने से बचाता है उन्हें रोमांचित शरीर का संगीत, कि वो छतों से गिरने से स्थिति में पहुंच जाते हैं, लेकिन उनका रोमांचित जो शरीर है उन्हें गिरने से बचा लेता है। अर्थात वे इतने उल्लास, रोमांच से भरे होते हैं कि वे, उनका शरीर ही उनको संभाल पाता है। वे बेसुध हो जाते हैं और अपने आप को इस वातावरण में अपने आप को छोड़ देते हैं, बेसहारा छोड़ देते हैं। उनका शरीर ही उनका ध्यान रखता है। पतंगों की धड़कती ऊंचाइयां उन्हें थाम लेती हैं और ऐसा लगता है, प्रतीत होता है कि पतंगों की ऊंचाइयां उन्हें थामे हुए हैं, महज एक धागे के सहारे, कि एक धागे के सहारे ही वे अपने शरीर और पैरों के साथ संतुलन बनाए हुए हैं, यानी अपने आप को गिरने से बचाए हुए हैं। पतंगों के साथ साथ वे भी उड़ रहे हैं अपने रंध्रों के सहारे। रंध्र होते हैं छिद्र। तो देखिए कवि क्या कहना चाहता है, ऐसा प्रतीत होता है कि बच्चे अपने शरीर के रोम रोम से, यानी अपने छिद्रों से, छिद्रों के माध्यम से पतंग उड़ा रहे हों, और पतंग के साथ साथ वे भी पूरी तरह से मन से, तल्लीनता से उड़ रहे हों, ऐसा प्रतीत होता है। आप इसको इस तरह भी समझ सकते हैं, लिख सकते हैं कि बच्चे पतंग उड़ाते समय तल्लीन हो जाते हैं, वो सब कुछ भूल जाते हैं, अपने आप को पतंग और आकाश के साथ जो हैं एक कर लेते हैं, और ऐसा प्रतीत हो जाता है कि पतंग उड़ाते समय वे भी पतंग के साथ ऊंचाइयों को छू रहे हों, केवल अपने छिद्रों, रोम छिद्रों के माध्यम से पतंग से वो जुड़े हुए हैं, ऐसा प्रतीत होता है। आगे चलेंगे। अगर वे गिर भी जाते हैं, कभी गिरते हैं छतों के खतरनाक किनारों से और बच जाते हैं, तब तो और भी निडर होकर सुनहले सूरज के सामने आ जाते हैं। तो कवि क्या कहना चाहता है कि यदि पतंग उड़ाते समय बच्चे खतरनाक किनारों तक कभी गिरते हैं छतों के किनारों से और बच जाते हैं, यानी उनको ज़्यादा चोट नहीं लगती, वो बच जाते हैं, तब और भी निडर होकर बच्चे जो हैं और भी निडर हो जाते हैं, बेखौफ हो जाते हैं। अब उनको भय नहीं सताता है, वो अब डर बिल्कुल उनसे निकल चुका होता है। कहने का तात्पर्य है, गिरकर बच्चे जब भय मुक्त हो जाते हैं तो सुनहरे सूरज के सामने निडर होकर
आ जाते हैं, यानी दोबारा से पतंग उड़ाने के लिए प्रेरित हैं और उल्लास से भर जाते हैं, बेखौफ हो जाते हैं। पृथ्वी और भी तेज घूमती हुई आती है उनके बेचैन पैरों के पास। कवि कहता है कि ऐसा प्रतीत होता है, ऐसा दिखाई देता है, ऐसा लगता है कि ये निडर बच्चे इतने चंचल हो जाते हैं कि पृथ्वी और भी तेज गति से घूमती हुई उनके चंचल पैरों के पास आती हुई प्रतीत होती है। यानी पृथ्वी भी उनका साथ देती है, उनके चंचल पैरों के साथ बंधी होती है। इस प्रकार इसकी व्याख्या आप करेंगे, सप्रसंग व्याख्या करेंगे। उसके बाद भाव सौंदर्य और शिल्प सौंदर्य भी लिखेंगे। शिल्प सौंदर्य में आपको जैसे इन्हीं पंक्तियों का मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ, आपको कैसे करना है, तो आपको वैसे ही अलग अलग पद्यांश का शिल्प सौंदर्य निकालना होता है। तो आप कैसे करेंगे, इस पद्यांश से देखिए आप। यहाँ से हम शिल्प सौंदर्य की बात करें तो सबसे पहले भाषा की बात करेंगे आप। पद्यांश में सरल सहज प्रवाहमयी भाषा का प्रयोग किया गया है। पृथ्वी का मानवीयकरण होने के कारण पद्यांश में मानवीयकरण अलंकार, सुनहले सूरज, तब तो इनमें जो है अनुप्रास अलंकार की छटा दिखाई देती है। पद्यांश में प्रसाद गुण का समावेश किया गया है। अभिधा और लक्षणा शब्द शक्तियाँ देखने को मिलती हैं। पद्यांश में वर्णनात्मक शैली प्रतीत होती है। तो आप ऐसे इनका शिल्प सौंदर्य भी बनाएंगे, लिखेंगे और याद करेंगे। प्यारे बच्चों, आपको ये याद रखना है, आपकी बोर्ड परीक्षा में शिल्प सौंदर्य और जो है सप्रसंग व्याख्या पूछी जाएगी। आपको ध्यान से लिखना है। सबसे पहले आप प्रसंग लिखेंगे, उसके बाद व्याख्या, उसके बाद विशेष, और शिल्प सौंदर्य और काव्य सौंदर्य अलग से पूछा जाएगा। तो आपने ये कार्य पूरा करें। धन्यवाद। आज आपके लिए इतना ही।